Okay student, this is video number 2 of week 15 assembly language। अच्छा, एक बहुत मशहूर एग्जांपल है जिसे एसोसिएट किया जाता है फिक्टोरियल से। फिक्टोरियल है जिसे हमें एसोसिएट किया जाता है रिकर्जन से। बहुत सारे लोग इससे स्टार्ट करते हैं, हमने बाइनरी ट्री से स्टार्ट किया। हम आगे जाके और भी एग्जांपल्स देखेंगे जो रिकर्जन में फिट इन होती हैं। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल जिसकी जैसे हम बात करें फिक्टोरियल की, तो इसको ज़रा हम जो ऊपर हमने जो डेफिनेशन समझी है, हमने काम समझा है, उसको ज़रा हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहली बात जो की गई है, रिकर्सिव प्रोसीजर अपने आप को कॉल करते हैं, ठीक है। इस दूसरी एग्जांपल में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एक फैक्टोरियल को हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कहा गया है कि फैक्टोरियल ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, और फैक्टोरियल ऑफ n हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ये ब्रैकेट है, क्लियर। अच्छा, ये आपको बात समझ आ गई। अब यहाँ पर 1 सर्व क्या कर रहा है, 1 यहाँ पर सर्व कर रहा है एज ए टर्मिनेशन कंडीशन। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो गई, ठीक हो गया, एक प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो गई। अच्छा, अब हमने ये बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी जस्टिफाई करके देखना है कि क्या वाकई फिक्टोरियल एक रिकर्सिव प्रोसीजर है या नहीं। अब ज़रा हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, जो हमारे पास पहला पॉइंट था रिकर्सिव प्रोसीजर को, उसको समझने के लिए अगर हम देखें कि अगर हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो बेसिकली ये हमारे पास डेफिनेशन इसकी बनती है, ऐसे ही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे n के फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए उसे हम स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि n जो है वो n-1 से बड़ा है, यानी n-1 इज़ द स्मॉलर प्रॉब्लम, दैट इज़ द सब प्रॉब्लम ऑफ द मेन प्रॉब्लम। ठीक हो गया। और फिर आप देखें कि हम उसको फर्दर डिवाइड करते जा रहे हैं और फिर हम 1 तक जा रहे हैं, जिसका हमारे पास बेस केस है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे हम n को सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसी डेफिनेशन से हम n-1 को भी सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने उसको बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमने क्या कर दिया कि हमारे पास जो एक लार्जर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, और फिर हम उसी सेम डेफिनेशन से हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्मॉलर प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट भी। और थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, थर्ड करेक्टरिस्टिक आपको ये बता रही है कि आपके पास अगर स्मॉलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अल्टीमेटली आपके पास बिगर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। यानी अगर मुझे n-1 का फैक्टोरियल पता है, मुझे 1 का फैक्टोरियल पता है, 2 का, n-2 का, n-1 का पता है, तो अल्टीमेटली मैं n का फैक्टोरियल भी फाइंड आउट कर लूँगा। तो हमारे पास फैक्टोरियल इन दैट वे इट्स अ रिकर्सिव एल्गोरिदम, और फिर हम इसे रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें देख के ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए, या उसकी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं, क्या ये हमारे उसके मुताबिक हो सकता है या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब फिक्टोरियल है, तो हम इसे किसी और तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसे रिकर्सिव प्रोसीजर पे इम्प्लीमेंट करके सॉल्व करेंगे। सो पॉइंट इज़ कि इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, और अ गुड प्रोग्रामर इज़ द वन who understands the problem and appropriately finds that specific thing जो उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल के हम क्या यूज़ करेंगे, रिकर्सिव प्रोसीजर, ये रिकर्सिव फंक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि हम स्टैक को इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी स्टैक इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में जो एक अच्छी बात ये है कि हमारे सामने तमाम चीज़ें नज़र आती होती हैं, और हम बड़ी आसानी से इन तमाम चीज़ों को देखकर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ पर डेवलप हो सकती है। तो अभी हम ज़रा स्टैक के बारे में बात करेंगे, और स्टैक के बारे में हम ये देखना चाहते हैं कि हम कैसे पैरामीटर्स इसमें पास करते हैं और ये कैसे काम करता है। ऑल्दो आप जो अगर प्रोसीजर वाली वीडियो देख के आए हैं तो आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएंगी, और यहाँ पर भी ये बहुत आसान है। तो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि हम पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। हमने एक प्रोसीजर बनाया है ऐड वर्ड का, ठीक है, और हम दो जो वर्ड्स हैं उनको हम ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन इन वर्ड्स को हम थ्रू पैरामीटर पासिंग ऑन टू द स्टैक हम करना चाह रहे हैं। पैरामीटर पासिंग ऑन टू द स्टैक मतलब है कि हम इनको स्टैक में सेव करके हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको मॉडल स्मॉल हो गया, स्टैक 100H हो गया, दो हमने वर्ड के हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, DW उनकी साइज़ हो गया 2 और 5। यहाँ पर हमारे पास मेन प्रॉक आ गया,
ये दो लाइंस आपको पता है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड 1 को हमने पुश कर दिया, ठीक है, स्टैक में हमारे पास जो 2 है वैल्यू, वो हमारे पास क्या हो गई, स्टैक में, टॉप ऑफ द स्टैक में पुश हो गई। फिर हमने वर्ड 2 को भी पुश कर दिया स्टैक में, ठीक है। अब हमारी दोनों वैल्यूज़ कहाँ पर पड़ी हुई हैं, हमारी दोनों वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं स्टैक के अंदर। अच्छा, अब जैसे ही हम कॉल ऐड वर्ड करेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो वहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक हो गया हमारे पास। हम मूव AH4CH पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास कॉल इनकाउंटर हुआ है, और कॉल इनकाउंटर होने से हम यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेस पॉइंटर को पुश कर देंगे। अब बेस पॉइंटर को हम सेव इसलिए कर रहे हैं कि हमें उसकी वैल्यू बाद में हम रिस्टोर भी कर सकें। और बेस पॉइंटर की एक ख़ास बात यह है कि बेस पॉइंटर जो होता है ये प्रोग्रामर के कंट्रोल में होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टैक पॉइंटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है विद पुश एंड पॉप फंक्शन ऑफ द स्टैक। तो हमने इसको सेव कर लिया क्योंकि हमने बेस पॉइंटर को अभी इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं, हमने जो स्टैक पॉइंटर है, क्योंकि हमारे पास स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हम बेस पॉइंटर में डाल रहे हैं ताकि इसको हम इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि अगेन क्योंकि हम स्टैक पॉइंटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर गिवन है, वो हमारे पास वैल्यू स्टैक में पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास हम मूव AX कर रहे हैं बेस पॉइंटर +6। अब बेस पॉइंटर में बेसिकली किसकी वैल्यू पड़ी हुई है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू पड़ी हुई है। चूँकि हम स्टैक पॉइंटर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए हमने बेस पॉइंटर में +6 कर दिया। अगर आप ये ज़रा देखें, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। आपको पता है कि स्टैक की जो पहली वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, वो लास्ट वैल्यू होती है, खाली होती है। यहाँ पर हमारे पास W1 आ गया, यहाँ पर हमने जब पुश किया तो हमारे पास W2 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास बेस पॉइंटर आ गया कि हमने बेस पॉइंटर को स्टैक हमने पुश कर दिया था यहाँ पर ना, यहाँ पर किधर का, यहाँ पर। अब हमारे पास जितने भी हमारे पास स्टैक के ऑपरेशन होते हैं वो 16 बिट्स के होते हैं। तो इसमें हमारे पास इंक्रीमेंट 2 का होता है। तो अगर मैं यहाँ पर W1 यानी वर्ड 1 को AX में मूव करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बेस पॉइंटर की जो वैल्यू है जो अभी टॉप ऑफ द स्टैक है उसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 6। क्यों 6 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्टैक पॉइंटर जो है बेस पॉइंटर पे बेस पॉइंटर से ऊपर यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर आपको पता है ना कि ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो जाता है, हम पुश करते हैं। तो +2 ये हो गए, +2 ये हो गए, और +2 ये, तो यानी मैं जब +6 करूँगा तो एग्जैक्टली मैं किसको पॉइंट करने लगूँगा, वर्ड 1 को। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि मेरे पास AX में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, वर्ड 1 की वैल्यू चली जाएगी। सिमिलरली अब मेरे पास AX में वर्ड 1 है तो BP +4, क्योंकि हमने वर्ड 2 को बाद में इंसर्ट किया था, तो ये बेस पॉइंटर से कितनी उसकी दूरी पर है, 4 की दूरी पर है, 4 ऑफसेट की दूरी पर है। तो ये रिलेटिव एड्रेसिंग हम इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी अब हमारे पास वर्ड 1 और वर्ड 2 ऐड हो गए, और रिज़ल्ट हमारे पास कहाँ पर चला गया, AX में चला गया। अब जब ये हमारा काम हो गया तो हमने बेस पॉइंटर को पॉप कर दिया। ये पॉप हमने क्यों किया, ये पॉप इसलिए हमने किया कि हमारे पास जो BP की वैल्यू थी वो रिस्टोर हो जाए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जब भी हम कॉल करते हैं, जब भी हम कोई फंक्शन या प्रोसीजर कॉल करते हैं, तो हमारे पास रिटर्न एड्रेस जो होता है ना, रिटर्न एड्रेस, वो सबसे पहले स्टैक में पुश हो जाता है, ठीक हो गया, वो स्टैक में पुश हो जाता है। और जब हम रिटर्न करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिटर्न एड्रेस हम कहाँ पर आते हैं, हम वापस यहाँ पर आते हैं। दिस मीन्स कि जब हमने कॉल किया होगा तो हमारे पास जो रिटर्न एड्रेस है इस इंस्ट्रक्शन का वो क्या हो गया होगा, सेव हो गया होगा, सही हो गया, वो सेव हो गया होगा स्टैक में। और जब हमने रिटर्न किया तो हम इससे स्टैक से पुश करके हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो आपका होगा ना रिटर्न एड्रेस, वो बेसिकली यहाँ पर होगा, बेस पॉइंटर से नीचे होगा। मैं आपको बताना भूल गया था, क्योंकि पुश वर्ड 1 और वर्ड 2 तो हमने पहले ही कर दिया था। उसके बाद जैसे हमने कॉल किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रिटर्न एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद बेस पॉइंटर होगा, ठीक है। आगे की एग्जांपल्स में वो मैंने क्लियरली आपको बताया होगा कि आप कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये हमारी एग्जांपल ख़त्म हो गई। इस एग्जांपल से हमें समझ क्या आया, इस एग्जांपल से ये हमें समझ आया कि हमारे पास अगर पैरामीटर्स स्टैक में होंगे, यानी हमारे पास वर्ड 1 और वर्ड 2 पैरामीटर्स थे,
अगर वो स्टैक में होंगे तो हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन द स्टैक टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। यहाँ पर हम अपनी सेकंड वीडियो वीक 15 की यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू।